Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing three major articles. पहले दो आर्टिकल्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं. एशियन जाइंट टर्टाइज के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, जहां पर इन्हें री इंट्रोड्यूस किया गया है नागालैंड के अंदर. देन राइनो से आया राय, यहां पर राइनो आइसोटॉप प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे. देन लास्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट के बारे में, जहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह पावर है कि ये इंपोज कर सकते हैं पेनल्टीज. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. देखो, एशिया के लार्जेस्ट जो आपको टर्टाइज देखने को मिलते हैं वो है एशियन जाइंट टर्टाइज. क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं. अभी रिसेंटली इनको री इंट्रोड्यूस किया गया है जिलैंग कम्युनिटी रिजर्व में. सबसे पहले कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे समझ लेते हैं. इसको कंपैरिजन में समझते हैं. कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में क्या फर्क है. जो कंजर्वेशन रिजर्व है जनरली एक नेशनल पार्क के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, जो आपका लिंक करता है क्रिटिकल हैबिटेट को कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टेड एरिया के. मतलब इट कैन बी लाइक कि दो आपके नेशनल पार्क है, इसके बीच का टाइगर कॉरिडोर भी एक आपका कंजर्वेशन रिजर्व की कैटेगरी में आ सकता है. जनरली ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, स्पेशली रेवेन्यू और फॉरेस्ट लैंड की कैटेगरी में आते हैं ये. एंड स्टेट गवर्नमेंट आपकी लोकल गवर्नमेंट के साथ या कम्युनिटी के साथ इसमें कंसल्ट करती है इसको डिजाइन करने से पहले. एंड इसमें लैंडस्केप को प्रोटेक्ट किया जाता है, कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है एंड एक बफर जोन की तरह ये काम करता है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 36A में आपका गिवन है. अब इसमें जो कमेटी बनती है वो एडवाइजरी कमेटी में फॉरेस्ट ऑफिसर, लोकल रिप्रेजेंटेटिव और एनजीओज को इंक्लूड किया जाता है. एंड यहां पर एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है. कुछ सर्टेन एक्टिविटीज जैसे ग्रेजिंग या गैदरिंग इनको अलाउ किया जाता है बट सर्टेन परमिशंस के साथ. अब यहां पर जैसे आपके वेस्टर्न घाट के बफर जोन्स को क्रिएट कहीं ना कहीं जो लाइक कनेक्ट करते हैं कॉरिडोर्स, उनको आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं. इसके अपोजिट जब आप कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है. बट कम्युनिटी रिजर्व ये भी आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 36 में. बट यहां पे ये प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड होते हैं जिन्हें वॉलंटरी बेसिस पे आप कंजर्वेशन के अंदर लेके आते हैं. मतलब प्राइवेट या कम्युनिटी ओन ये लैंड होते हैं. विलेज काउंसिल, ट्राइब्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ये जमीन होती है. अब स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर रिक्वेस्ट की जाती है इंडिविजुअल ओनर या कम्युनिटी के द्वारा कि इसको आप कहीं ना कहीं इस एरिया को आप प्रोटेक्ट करें. देन यहां पर लोकल कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व करते हैं और आप यहां पर ये देखिए कि जो कंजर्वेशन है वो उनके लैंड की विदाउट उस लैंड को ट्रांसफर किए गवर्नमेंट को ये कैरी आउट की जाती है. अब इसमें मैनेजमेंट कमेटी में आपके लोकल कम्युनिटी के, एनजीओज के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. एंड ट्रेडिशनल राइट्स किसी भी तरह से कम्युनिटी के कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, वो वैसे के वैसे रिटेन रहते हैं. अब जैसे जियालैंग कम्युनिटी रिजर्व है नागालैंड में, इसका आप एग्जाम्पल यहां पे याद रख सकते हो. तो कम्युनिटी रिजर्व समझ में आया कि है क्या. तो मतलब ये प्राइवेट ओन लैंड है जहां पर हमने अभी इस स्पीशीज को वापस से री इंट्रोड्यूस किया है. तो अब इस टर्टाइज स्पीशीज के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलती है. इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में ये आपको देखने को मिलती है, नागालैंड और असम में. फिर म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में ये स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है. अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो मॉइस्ट फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं. कुछ हिली ट्रेन्स में भी देखने को मिलते हैं और लो लैंड फॉरेस्ट फ्लोर्स पे भी ये देखने को मिल सकते हैं. अब इनके बिहेवियर में ये हर्बीवोरस है और रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ा स्लो है. फीमेल नेस्ट बिल्ड करती है बट इसमें लीव्स एंड ट्विग्स का इस्तेमाल करती है, जो कि टर्टाइज की स्पीशीज में बहुत रेयर है. एंड एक साथ 20 से 50 एग्स देती है. बट क्योंकि मीट के लिए इन्हें हंट किया जाता है, पेट ट्रेड के लिए किया जाता है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है और पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो गई है, तो इस वजह से इनकी कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन डिक्लाइन होने की वजह से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं. अब बात करते हैं राइनोस के बारे में. अब देखो,
बात है अफ्रीका की। अफ्रीका में पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा राइनोस की पोचिंग हुई है एंड यहां पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है राइनो आइसोटॉप प्रोजेक्ट या राय आइसोटॉप प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, एक आइसोटॉप जो रेडियो एक्टिव है इसको इंड्यूस किया जा रहा है एक राइनो के नोज यानी हॉर्न के अंदर, ये जो हॉर्न है इसके अंदर। अब ये जो हॉर्न है इसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो जिससे इलीगल ट्रेड कम होगी। पहली बात, ये अनस्टेबल है एंड टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए, तो हेंस डिमांड उसकी वैसे ही कम हो जाएगी। बट अगर इसको फिर भी कोई कट करता है तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे आप इसे स्कैनर्स के थ्रू एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और बॉर्डर क्रॉसिंग पे डिटेक्ट कर सकते हो। इससे कोई सेलुलर डैमेज नहीं है, हेल्थ का कोई रिस्क नहीं है राइनोस को, बट यस इससे कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो निकलेंगी आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, ऑल्दो रेडिएशन बहुत लो है। एंड यहां पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज को, सेफ डोज को इंजेक्ट किया जाता है राइनोस के अंदर, और ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और एक यूनिवर्सिटी जो लोकल यूनिवर्सिटी थी उसके साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब राइनोस की अलग अलग पॉपुलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे व्हाइट राइनोस नियर थ्रेटन कैटेगरी में आते हैं, ग्रेट वन हॉर्न राइनोस ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन है 4000 के आसपास। देन क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में ब्लैक राइनोस आते हैं, फिर जावन राइनोस आपके क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी, एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ही सुमात्रन राइनोस भी आपके आ जाते हैं जिसकी सबसे कम इंडिविजुअल आपके अभी तक बचे हुए हैं। अब टोटल पॉपुलेशन जैसा कि आपने देखा होगा कि अराउंड 27,000 के आसपास है एंड बहुत से राइनोस को मारा जा रहा है। तो कहते हैं वैसे इस आइसोटॉप टैगिंग का जो हमने इस्तेमाल है एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी, मेडिकल डायग्नोसिस एंड इवन न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रैकिंग के लिए भी हम करते आए हैं, तो कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की, जहां पर हम पॉलिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। अभी से कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुद्दा पहुंचता है जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट कहते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को ये मतलब उन्होंने अपील की थी कि भैया इनके पास ये पावर नहीं है कि ये किसी इंडस्ट्री के ऊपर डैमेजेस की कंपनसेशन के लिए क्लेम डाल सके। ना ही ये वाटर एक्ट 1974 के अंडर गिवन है और ना ही एयर एक्ट 1981 में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसको कहा कि भाई ये पावर है इनके पास कि भाई ये किसी के लिए ऊपर भी फाइन इंपोज कर सकते हैं डैमेज के कंपनसेशन के लिए। अब ये पावर इनकी आती है सेक्शन 33A वाटर एक्ट से, 31A एयर एक्ट से, एंड 2 जजेस की जो बेंच है इसने इस बात को कंफर्म किया कि भाई अगर डैमेज किए गए तो मॉनेटरी कंपनसेशन यहां पर आपको देनी होगी या बैंक गारंटी देनी होगी जब तक आप करेक्टिव मेजर्स लेते हो तब तक। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो आप ये कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है जिसमें पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल की बात की जाती है उससे अलाइन करता है। एंड यहां पे ओरिजिनल जो आपका इकोसिस्टम होगा उसको रिस्टोर करने की बात होती है एंड कहीं ना कहीं लाइक इंडस्ट्रीज जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको डैमेज के लिए पे करना होता है, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो यहां पर यह कहा गया कि यह तभी हो सकता है जब एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यहां पर स्टेट आपकी फॉर्म करे, तो उससे आप ये कह सकते हो कि इस एक्ट को, इस पावर को आप इफेक्ट में ला सकते हैं। बट इसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को आप नहीं भूलेंगे, जहां पर आपको नोटिस इशू करने पड़ेंगे, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस फाइन को इंपोज कर सकते हो। देन यहां पे आपको याद रखना है कि सेक्शन 33A क्या कहता है। ये डायरेक्शन देता है, मतलब ये कहता है कि भाई ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये डायरेक्शन दे सकता है राइटिंग में, किसी पर्सन को, ऑफिसर को या अथॉरिटी को ये पावर दी जाती है कि भाई वो जाके आपकी इंडस्ट्री को जाके इन्फॉर्म कर सकते कि दैट यू आर वायलेटिंग सम एनवायरमेंटल नॉर्म्स। तो डायरेक्शन इन राइटिंग टू एनी पर्सन, ऑफिसर और अथॉरिटी, तो इशू कर सकते हैं ये। दूसरी चीज, ये डायरेक्ट क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं जहां पर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल प्रोसेस को रोकने की बात कर सकते हैं। देन अगर इन केस अगर वो फिर भी कंप्लाई नहीं करते तो यहां पर रोक सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और अदर सर्विसेज। बट अभी ये इंटरप्रिटेशन ये कहते हैं कि ये रिकवर भी कर सकते हैं डैमेजेस को, ये सिर्फ इंडस्ट्री को बंद नहीं करना है, आप उनसे पैसा भी वसूल कर सकते हैं। अब यहां पर अगेन
सेक्शन 31A में कहा गया कि भाई रिटर्न डायरेक्शन देनी होगी एंड आप इंडस्ट्री को बंद कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज यूटिलिटी उनकी बंद कर सकते हैं एंड ये अगेन इनके पास पावर आते कि इंपोज कर सकते हैं किसी भी तरह की पेनल्टी अगर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो अब मोटा मोटी अगर इस जजमेंट की सिग्निफिकेंस कहें तो ये रिकॉग्नाइज करता है रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बोर्ड की एंड मैंडेट करता है एक रूल फॉर्मेशन जो इंश्योर करे कि ड्यू प्रोसेस को आपने फॉलो किया है और फेयरनेस के साथ फॉलो किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है एंड कहीं ना कहीं ये ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है एग्जिस्टिंग लॉ की जो कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप लिंक कर सकते हो और आने वाले समय में भी इसका आपको लाइक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा लेजिस्लेशन में भी। तो दीज आर द थिंग्स जो आज हमने डिस्कस करनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था, कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।